लिखावट के इस साहित्यिक मंच पर आप सभी का स्वागत है। बांदा से जवाहरलाल जलद जी जुड़े हुए हैं आपकी कविताएं सुनने के लिए। मुंबई से हमारे वरिष्ठ कवि हृदय मयंक जी जुड़े हुए हैं। आज के आमंत्रित कवियों में भारती श्रीवास्तव, भूपेंद्र मिश्र, सुनील बोवाल हैं और कार्यक्रम के मॉडरेटर प्रशांत जैन। तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान का जन सरोकार मंच टोंक एक संस्था है जो ऑनलाइन कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम करता है। उन्होंने कुछ ही दिनों पहले मेरी कुछ कविताएं रिकॉर्ड करके और सभी सोशल मीडिया पर डाला था। 2 साल पहले मैं अपने गांव गया था, तो मैंने अपने गांव में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गांव के लोगों का। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये जन सरोकार मंच टोंक का वीडियो रिकॉर्डिंग उस पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो गांव के लोगों ने मेरी कविताएं सुनी। आज सुबह मेरे बड़े भाई का फोन आया कि आपकी कविताएं मैंने सुनी। एक समय में अपने विद्यार्थी जीवन में मेरे बड़े भाई अंग्रेजी साहित्य के छात्र रहे। उसके बाद कविता से उनका बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है, लेकिन जब मेरी कविताएं सुलभ हुई तो उन्होंने पढ़ी और मुझे आज सुबह फोन किया कि आपकी कविताएं मैंने सुनी। तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा ये लगा कि हम लोग अपनी कविताओं को लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते हैं। हम मतलब हम कवि, हम लेखक, हम चाहते हैं कि हमारे लिए दूसरे काम करें। ठीक है, दूसरों की ही जिम्मेवारी है, लेकिन आज हमारे समय में आपकी कविता के लिए दूसरे काम नहीं कर रहे हैं। तो आप अपनी कविता लोगों तक पहुंचाने की एक जिम्मेवारी हम सबकी है और उसी जिम्मेवारी के तहत ये लिखावट काम करता है। इन दिनों तो ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं। 1988 में आप मेरे पीछे एक पोस्टर देखेंगे रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल का, और हम तीनों ने मिलकर इस संस्था की नींव डाली 1988 में। और तब से लिखावट अनगिनत, आप काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत कार्यक्रम करता रहा है। और जब संकट आया पूरी मानव जाति पर और चीजें सब ऑनलाइन होने लगी, तो लिखावट ने भी अपने आप को ऑनलाइन बना लिया। तो उसी में ये चल रहा है। आप सबको खुशी होगी जानकर कि लिखावट ने कविता मुंबई नाम से एक खास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें वही कवि शामिल होते हैं जो हिंदुस्तान के किसी कोने से आए हों लेकिन मुंबई में रहते हैं। इसका पर्पस इतना ही है। उनकी राष्ट्रीय छवि पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। आप मुंबई में हैं तो आप कविता मुंबई में शामिल हो रहे हैं और ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग देख रहे हैं।
अभी पिछले आज तो हम लोग 13वीं कड़ी लेके आए हैं जिसमें आप लोग शामिल होंगे, अपनी कविताएं पढ़ेंगे। 12वीं कड़ी तक लोगों ने इसका स्वागत किया है, बहुत सुनी जा रही हैं कविताएं, और ये एक तरह से आपकी समकालीन कविता का डॉक्यूमेंटेशन भी है। जो ऑनलाइन की सुविधा है, यूट्यूब पर ये डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है। और जब मुझे थोड़ा समय मिलेगा तो कविता मुंबई पर मैं एक लंबा लेख भी लिखना चाहूँगा, जो कविताएं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सामने आई हैं, हमने सुनी हैं। कुछ ऐसे मित्रों ने भी कविताएं पढ़ी जिनको हम नहीं जानते थे, उनकी कविताएं हमने नहीं सुनी थी। तो एक पूरा एक लेखक समाज, या कहें कि कवि समाज यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग आपस में मुंबई में इंटरेक्ट करते रहेंगे, करते होंगे, आगे भी करेंगे। मैं खुद एक कवि हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि कविता से संवाद कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। रघुवीर सहाय पाठ पर बहुत जोर देते थे, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे। उनके साथ मिलकर हमने भी कई प्रयोग किए कि कविता को कैसे पढ़ा जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रशांत जैन के बारे में भी बताना चाहता हूँ। प्रशांत जी एक बहुत ही ऊर्जावान युवक हैं जो मुंबई में रहते हैं, कवि हैं, आलोचना को भी साध रहे हैं, और कविता मुंबई के सूत्रधार हैं। आप विज्ञान की पृष्ठभूमि से आते हैं और मुंबई में इंजीनियरिंग के प्राध्यापक हैं, और परिचय उनसे आप लोग आपस में बात करके जानिएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रशांत जैन को आमंत्रित करता हूं कि वे कविता पाठ को आगे बढ़ाएं। कौशल किशोर जी लखनऊ से जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। प्रशांत जैन। नमस्कार मिथिलेश जी और सभी मित्रों को, प्रशांत जी, नमस्कार। गलत जी, भारती जी, हृदय जी और भी जितने मित्र हैं सभी को मेरा नमस्कार, अभिवादन। प्रशांत जी। शुक्रिया मिथिलेश श्रीवास्तव सर, आपने परिचय दे ही दिया है लिखावट के बारे में कि रघुवीर सहाय जी, मंगलेश डबराल जी और आपने खुद यानी मिथिलेश जी, इन तीनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। मुझे बड़ी पदवी आपने दे दी कविता मुंबई के सूत्रधार की। असल में इसके पीछे अभिभावक की भूमिका में हृदयेश मयंक जी हैं, और उन्हीं के बहुत बड़े संपर्क सूत्र हैं, और ये कार्यक्रम सफल बनाने में पूरा ही क्रेडिट उनको देना चाहूंगा मयंक जी को। और मैंने हाँ, आपकी मेहनत का रंग लाई है। ठीक है सर, आपका आशीर्वाद है, कौशल जी का भी, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद है। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे। मैं स्वागत करता हूं आज के तीनों आमंत्रित कवियों का, भारती श्रीवास्तव जी, भूपेंद्र मिश्रा जी और सुनील ओवाल जी। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा कविता पाठ के लिए भारती श्रीवास्तव जी को। आपका परिचय मैं दे दूं। आप का जन्म यहीं हुआ है मुंबई में, और शिक्षा भी यहीं हुई है, कारक क्षेत्र मुंबई है। अब नेटिव प्लेस तो मुंबई वालों का अक्सर बाहरी होता है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, उत्तर प्रदेश से आप हैं बेसिकली। और आपने आप शिक्षिका हैं, समीक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, कवियत्री हैं, और रिसर्च आपकी चल रही मुंबई यूनिवर्सिटी में, शायद ये पीएचडी का काम होगा आपका। और आपका जो विभाग है
यानी मेरा ख्याल बीएमसी का स्कूल है मैडम आपका, है ना? जी 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 जी। तो उसमें देखिए किसी भी संस्था में कुछ ही लोगों के कंधों पर बहुत सारा भार होता है। जैसे सिर्फ पढ़ाने का ही काम नहीं होता है, बल्कि बुक्स को डेवलप करना, बुक्स की समीक्षा करना, बुक्स को डिजाइन करना, पाठ्य पुस्तकों की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के काम आपने बहुत किए हैं। बड़ा लंबा आपका बायोडेटा है, यहाँ बहुत उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत ही सुयोग्य शिक्षिका के रूप में आप कई तरह से योगदान कर रही हैं। और जो महाराष्ट्र पाठ्य पुस्तक निगम है पुणे में, उसमें आपका काफी रोल है। लेखन का जहां तक सवाल है, साहित्य मसीहा की यात्रा, ये श्री भगवान तिवारी के साहित्य पर आधारित ग्रंथ है जिसका संपादन आपने किया है, और बहुत सी कविताएं आपकी प्रकाशित हुई हैं, रेडियो पर प्रसारण हुए हैं, और आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों में आपकी कहानियां शामिल हैं। आपकी जो किताबें हैं, आपका एक काव्य संग्रह एक है जिसका नाम है उसका सूरज, उसका सूरज, और कुछ साझा संकलनों में भी आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं, और शोध पत्र आपके प्रकाशित हुए हैं। प्रशस्ति पत्र आपको बहुत से मिले हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, 2-3 यहाँ बताऊं मैं। महापौर पुरस्कार आपको मिला है आदर्श शिक्षिका का, और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा काव्य विधा के लिए जो संत नामदेव रजत पुरस्कार दिया जाता है वो भी आपको हासिल हुआ है। और इसके अलावा साहित्य गौरव पुरस्कार, प्रेमचंद लेखन पुरस्कार, इस तरह से बहुत सी संस्थाओं ने अलग अलग समय पर आपको सम्मानित किया है। भारती जी, आपका स्वागत है। आप कविता पाठ प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। मैं सबसे पहले लिखावट की जो ये मंच है उसको आभार प्रदर्शित करती हूँ उनके प्रति, और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मैं प्रणाम करती हूँ और अपनी कविता पाठ की ओर बढ़ती हूँ। मेरी एक कविता है अग्नि। ये जो हमारे बुद्धिजीवी अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं मोमबत्ती जला करके, उसी पर यह कविता है। स्वागत। कि मोमबत्ती की लौ होती है धीमी शांत, मोमबत्ती की लौ होती है धीमी शांत, इसमें विरोध की अग्नि नहीं होती, इसमें विरोध की अग्नि नहीं होती, न तो होती है आक्रोश जैसी तेज लपट। मोमबत्तियां जलाना बंद कर, अब कुछ बड़ा जलाना होगा। मोमबत्तियां जलाना बंद कर, अब कुछ बड़ा जलाना होगा। क्यों न मोमबत्तियों के बदले कुछ रूढ़ियां, कुछ जातियां, कुछ नियम कानून, कुछ ग्रंथ, कुछ पोथियां जला दिए जाएं। फूंक दिए जाएं कुछ कुकर्मी, कुछ राजनीतिज्ञ, कुछ निर्लज्ज, कुछ कामी। जला दी जाएं कुछ छुई मुई बने रहने की रीतियां, नीतियां, कुछ तेज धारदार हथियार जो बनते हैं सहारा कुकर्मी का। जला दी जाए भेड़ियों की संग भावना, संविधान की कुछ धाराएं, कानून की अंधी आंखें और बंधे हाथ। फूंक दी जाए प्रधान की प्रधानता, अहंकार की अहमन्यता, हार्मोन की तीव्रता। घोल दी जाए कुछ नपुंसकता स्नायु तंत्रों में, जो पैदा करती है विकृत जन्य संवेदनाएं, ताकि बची रह सके सृष्टि में कोमलता, सुंदरता, ममता, दयालुता जैसी भाववाचक संज्ञाएं, और जल सके एक ऐसी ज्वाला जो पैदा कर सके भय दरिंदों के गुणसूत्रों में। इसके बाद मैं क्योंकि पेड़ पौधों से बहुत लगाव रखती हूँ, तो मुझे किसानों के प्रति एक अलग मेरा करुणा का भाव रहता है उनकी तरफ। तो मैं किसानों पर लिखी हुई एक आध कविताएं, आपको छोटी छोटी कविताएं हैं मेरी, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। स्वागत जी। जैसा कि अभी कुछ सालों एक आध साल पहले ही हुआ था, किसानों ने बहुत कुछ झेला है, उस समय लिखी हुई ये कविता है कि किसान कवि हो रहा है। किसान कवि हो रहा है, वह पहचान रहा है अपने आप को। किसान कवि हो रहा है,
वह पहचान रहा है अपने आप को, बदलाव के कारणों को, दमन की नीतियों को, राजनीति की रीतियों को। वह हर बहती बयार की स्निग्धता को पहचान रहा है। वह कवि की तरह लिखना चाह रहा है। वह कवि की तरह लिखना चाह रहा है। वह लिखना चाहता है एक नई क्रांति। वह लिखना चाहता है एक नई क्रांति, भरे गोदाम, अच्छी कीमतें, खुशहाली, जलता चूल्हा, शिक्षा, विवाह, अच्छे बीज। पर वह लिख नहीं पाता। उसे लिखना नहीं आता। आता है तो सिर्फ उगाना। वह मिट्टी पर हल से उकेरता है आशाएं। वह मिट्टी पर हल से उकेरता है आशाएं, बीजों से बोता है आकांक्षाएं, सिंचाई से लिखता है फसल, हंसिया से काटता है कर्ज, गट्ठर में बांधता है बजट, बाजार में बेचता है उम्मीदें, हाथ झुलाते हुए फिर लौटता है घर। एक बार फिर हल उठाकर मिट्टी का कवि बनने को हो जाता है तैयार। एक और किसान पर कविता है मेरी कि किसानत्व बरकरार रखने के लिए, किसानत्व बरकरार रखने के लिए जरूरी है दरिद्रता। किसानत्व बरकरार रखने के लिए जरूरी है दरिद्रता, लाचारी, गूंगापन, नासमझी, मूढ़ बने रहने और अधिकार का हनन होते देखने की क्षमता, तिल तिल मरने की तैयारी, एक अनजान भविष्य, सत्ता पर अंधविश्वास, अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को मिट्टी में दबा देने की तैयारी। मानवता के मार्ग पर बने रहने के लिए, मानवता के मार्ग पर बने रहने के लिए होरी की तरह घुट घुट कर मरने की दृढ़ इच्छा, भाग्यवाद और पुनर्जन्म जैसे दर्शनों पर अटूट विश्वास। तुम्हारा विकास कईयों की राह का रोड़ा, सत्ता की लूट में बाधक एजेंडा का क्षरण है। तुम्हारा विकास कईयों की राह का रोड़ा, सत्ता की लूट में बाधक एजेंडा का क्षरण है। तुम्हें अपना पेट पीठ एक ही कर रखना होगा। तुम्हें अपना पेट पीठ एक ही कर रखना होगा। तुम्हें अपनी फटी पुरानी झोली फैलाकर ही रखनी होगी, वरना तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वरना तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पार्टियों को एजेंडा में एक मुद्दा कम पड़ जाएगा। तो हे किसान, अपनी पुरानी मैली धोती और उघड़े तन को यूं ही बरकरार रखो। तो हे किसान, अपनी पुरानी मैली धोती और उघड़े तन को यूं ही बरकरार रखो, ताकि बची रह सके कुर्सियां, कुछ मुद्दे, कुछ फरमान, बचा रहे लोगों के मन में किसान। बहुत मार्मिक कविता। मुझे याद आ रहा है भारती जी, किसान आंदोलन में कुछ महान नेताओं ने युवा किसानों के जीन्स पर आपत्ति उठाई थी। जी, ये तो जीन्स पहने हैं, ये कहाँ से किसान हो सकते हैं? अब बताइए, अब चलिए अब क्या कहें इसका, आगे बढ़े आप। एक और 3-4 पंक्तियों की किसान पर पंक्ति मतलब कविता है कि वह जानता है, वह जानता है, वह मिट्टी की नस पहचानता है, धरती की धड़कन से उसका गहरा नाता है। वह भूमि का चयन, भूमि की उर्वरता और विस्तार जानता है। वह भूमि का चयन, भूमि की उर्वरता और विस्तार जानता है। वह खूंटी उखाड़ भूमि को तैयार करना जानता है। वह गोड़ाई, बोआई, सिंचाई जानता है, कटाई, छटाई, खाद और कीटनाशक का छिड़काव जानता है। सावधान, सावधान, वह उगाना और उखाड़ना दोनों जानता है। बहुत खूब। एक कविता है आम आदमी। आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी की आम समझ, आम समस्याएं, आम समाधान। आम आदमी, आम आदमी की आम समझ, आम समस्याएं, आम समाधान। आम लोगों के लिए ही बनते हैं कड़े नियम,
और संविधान। आम आदमी बनाए सरकार, आम आदमी बनाए सरकार, बचाए संस्कृति और संस्कार। आम आदमी की नहीं सुनी जाती गुहार, आम आदमी की नहीं सुनी जाती गुहार। केंद्र से बहुत दूर, सारी व्यवस्था के केंद्र में आम आदमी। बहुत खूब। अगर मेरे पास समय हो तो मैं थोड़ा सा और एक आध कविता हाँ, सुनाइए सुनाइए, समय है आपके पास, बहुत अद्भुत व्यंजना रही। आम आदमी के लिए ही सारा सिस्टम है। क्या जी। बात। कविता है क्रांति। युद्ध आसान नहीं, युद्ध आसान नहीं, साहस जरूरी है। प्रेम भी आसान नहीं, साहस जरूरी है। युद्ध में कोई करता पराजित दूसरों को, प्रेम स्वयं पराजित होता है। युद्ध में कोई करता पराजित दूसरों को, प्रेम स्वयं पराजित होता है। मैं पराजित हूँ। क्रांति से युद्ध है, प्रेम से क्रांति। क्रांति से युद्ध है, प्रेम से क्रांति। मैंने क्रांति नहीं की, मैंने युद्ध भी नहीं किया, मैंने बस प्रेम किया था। मैंने युद्ध भी नहीं किया, मैंने बस प्रेम किया था। क्रांति तो अपने आप हो गई। एक मंगलेश डबराल जी का जब देहांत हुआ था तब मैंने 2-4 पंक्तियां लिखी थी उनके लिए, साहित्यकार के प्रति। तो मैं वो समर्पित करना चाहती हूँ इस मंच को। जी, साहित्य रचने वाले रह जाते हैं, साहित्य रचने वाले रह जाते हैं अपने बाद भी, अपने बाद भी छोड़ जाते हैं कुछ शब्द, कुछ विचार, कुछ भावनाएं, कुछ संवाद, जो भाषा, साहित्य, जीवन संघर्ष और जिजीविषा को अर्थ दे जाते हैं, जो सिखाते हैं समझना, अनुभव करना, सीखना और अभिव्यक्त कर देना उसे, जो सिखाते हैं समझना, अनुभव करना, सीखना और अभिव्यक्त कर देना उसे, जो अब तक अव्यक्त था। साहित्य रचने वाले अपने पीछे कई जाने अनजानों की आंखों में नमी देकर पन्नों की गहराई में छुप जाते हैं। तो ये पंक्तियां थी मेरी उनके लिए। जी जी। और अगर कुछ और सुनाना। 2 मिनट है भारती जी, सुनाइए। जी जी। तो एक जो मेरी उसका सूरज किताब है, उसकी जो एक कविता है वही मैं आप लोगों को सुना दे रही हूँ। स्वागत स्वागत जी। कि जब वो जन्मती है, जब वो जन्मती है, उसके साथ नाभिनाल बद्ध होती है दया, करुणा, ममता, स्नेह, शालीनता, सुंदरता, कोमलता। जब वह जन्मती है, उसके साथ नाभिनाल बद्ध होती है दया, करुणा, ममता, स्नेह, शालीनता, सुंदरता, कोमलता। उसके हाथों में कुकुरमुत्ते की तरह अपने आप उभर आते हैं चूल्हा, चक्की, कपड़ा, बर्तन, अनाज, पिसान, भात, रोटी। उसके साथ धर्म की तरह जोड़ दी जाती है बिंदिया, चुनरी, आंचल, काजल, बाली, झुमके, कंगन, पायल, पर्दा और दहरी। क्या बात। शर्म, लज्जा और दमन से छिप जाती हैं उसके कोमल भावों की तितलियां दर्पण के पीछे। लोग सिर्फ उसका रूप निहार पाते हैं। वह आटे की थाली में उकेरती है शब्द, वह आटे की थाली पर उकेरती है शब्द। रंगोली में फुटबॉल, किताबें, नदियां और पहाड़। वह स्त्री है, वह स्त्री है, सूरज के आने से पहले उठती है, हाथ में रंग कूची लिए अपना सूरज स्वयं बनाती है। वह रोज उठती है और उठती चली जाती है। क्या बात है। जी बहुत सशक्त और बहुत मार्मिक कविताएं भारती जी आपकी। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। और बस थोड़ी जिज्ञासा ये है कि जन्म आपका यहाँ हुआ और पढ़ाई जी लिखाई पालन पोषण सब हुआ, लेकिन किसान और खेत हाँ जी, काफी ये आपकी जानकारी है समझ। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे और साथ में जो उत्तर प्रदेश की मिट्टी अपने साथ ले आए थे वो, जी
तो उसमें खेती किसानी करना, अपने घर के ही आंगन में जो कुछ करते थे, तो मैं दिन रात उनके साथ लगी रहती थी। अच्छा, यानी छुट्टियों में उधर जब जाती थी तो वो काफी तो अलग बात थी। जो यहाँ मुंबई का घर आंगन था मेरा, अच्छा अच्छा। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा सा बगीचा लगा रखा था। तो क्या उनके साथ रोज सुबह 2 घंटे मैं ये काम करती थी। तो बिल्कुल, मेरा बहुत अलग सा प्रेम पुस्तकों और पेड़ों पक्षी पौधों के बहुत साथ में है। बहुत इसलिए किसान, एक टमाटर भी अगर मेरे पौधे का हम्म, बर्बाद हो जाए तो मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं किसान की व्यथा बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। ये सौभाग्य है कि मुंबई में रह के भी आपको इस तरह के अनुभव हासिल हुए। जी जी, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत भारती बहुत जी। धन्यवाद सर। मैं खास तौर से हृदय मयंक जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुंबई जैसे शहर में बहुत सारे कवि और साहित्यकार बसते हैं, लेकिन कुछ ही नाम ऐसे हैं जो नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो उनमें पहला नाम हृदय मयंक जी का है। ये अपनी सहृदयता के लिए मुंबई में बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है जी। इसी के साथ डॉक्टर रूपनाथ पांडे जी हैं, जो ये 2 लोग हैं मुंबई में जो मुझे काफी प्रेरणा देते हैं और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। भूपनाथ जी आए थे, वो जी अपनी कविताएं सुना जी चुके हैं। जी जी। तो मैं लिखावट मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मिथिलेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कौशल किशोर सर को भी मैं जानती हूँ, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत शुक्रिया जी भारती जी। अब हम मुखातिब होते हैं आदरणीय श्री भूपेन मिश्रा की तरफ। अब वो कविता पाठ करेंगे, थोड़ा परिचय दे दूं। यही आपका भी जन्म यही मुंबई में हुआ, सॉरी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में, लेकिन मुंबई में आप 2 साल की उम्र में आ गए और तब से यहीं पे हैं। आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और आपके परिवार में जो व्यवसाय है लॉजिस्टिक्स के एरिया में है, और आप भी लॉजिस्टिक्स में ही काम कर रहे हैं। आप चिनाई कॉलेज अंधेरी में पढ़ते थे, मेरे घर के पास में ही है, और बेस्ट लिटरेरी स्टूडेंट का खिताब और ट्रॉफी आपको हर साल ही मिलती रही लगातार। और कॉलेज के दौरान भाषण, वाद विवाद, कविता आदि स्पर्धाओं में आपने हमेशा भाग लिया, इनाम मिले आपको। व्यवसाय के साथ आप कविताएं लिखते हैं। पिछले 20 सालों से थोड़ा व्यवधान आया, जैसा कि आपने बताया, कुछ व्याधियां भी रही, लेकिन इसके बावजूद आपका लिखना शुद्ध चालू है, चल रहा है। भूपेन जी, आप कहते हैं माता जी साहित्यिक रुचि के परिवार से थी, और ये जो साहित्य से जुड़ाव आपका रहा और जो संस्कार मिले लिखने पढ़ने के, तो माता जी का बड़ा रोल रहा, जरा बताएं इस बारे माता जी हमारी वो खुद भी कविताएं लिखती थी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपका करना चाहूंगा, जो है में। जी, यह मुझे बहुत सालों के बाद कविताएं पढ़ने का मौका, नहीं तो मैं बाहर कवि सम्मेलनों से भी काफी सालों से दूर जैसा बना हुआ हूँ और छूट सा गया हूँ इस शहर में जो कवियों से, ऐसा लगने लगा था। तो ये मौका बहुत सालों के बाद मिला, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। हृदय मयंक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरी शुरुआती कविताएं जब मैं लिखने शुरू किया था, जिन सालों में मैंने तकरीबन मुझे लग रहा है 1991 92 की बात है जो है, जी जी तब से, उससे भी पहले 85 के आसपास से मैं जानता हूँ उनको जो है। और उन्होंने ये मौका मेरे सामने रखा जो है, तो अच्छा लगा मुझे भी जो है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी हमारी कविताएं लिखती थी, और इलाहाबाद में दारागंज में निराला जी का जो परिवार जहाँ क्या रहता बात है, है, अरे वाह, वहीं के दारागंज। वहीं ये लोग भी आसपास 2-4 घर छोड़ अच्छा के ये भी रहते थे। अच्छा हमारे मामा अच्छा। जी बद्रीनाथ तिवारी वो लगातार जुड़े रहे, जी जी वो बत्ती थे वो, और रशियन एम्बेसी के साथ में कुछ काम से जुड़े रहे लगातार, और लिटरेचर से जुड़े रहे। जी जी। फिर अजय तिवारी मेरे भाई हैं, उनके पुत्र जो है, वो हमसे लगातार, हम लोग एक परिवार है तो कनेक्ट रहे। तो वो ये इस तरह से था कि उस परिवार से बचपन से ही एक वो रहा, लगाव रहा, और लगातार शुरू में तो चिट्ठियां चलती थी, तो चिट्ठियों के जरिए जो है हम लोग लगातार जो है वो अपना वार्तालाप जारी रखते थे। कविताएं मैं भेजता था अपनी वहां से, अच्छा जी और जी। वो लगातार लगा रहा तब से लेके जाके जो है। बढ़िया, तो काफी अच्छा रोल रहा माता जी का आपके हाँ साहित्यिक हाँ विकास में। हाँ भूपेन जी, अब कविता पाठ शुरू करें। हाँ हाँ। मैं पहली कविता मेरी है कविताएं, तो सुनाना चाहूंगा। जी हवा में लहराती हैं अनंत कविताएं, हवा में लहराती हैं अनंत कविताएं, बहती हैं जूं नदी में पानी, फिजा में हवाएं और फूलों पर तितलियां, बस हाथ बढ़ाओ और कर लो मुट्ठी में।
ऐसे कि वो पास भी हो और आजाद भी। कैद में कौन टिक पाता है? न हवा, न पानी, न तितलियां। फिर कैद चाहे हो आपके छुपे एजेंडे की, आपकी किसी फितूरी वाद की, या जबरदस्ती के चस्पा शब्दों की, कैद में कौन टिक पाता है भला? कविताएं होना चाहती हैं आजाद, आपके भीतर के आप से रहना चाहती हैं वे वैसी जैसी वो बहती थी जब तक आपने उनमें अपना कोई मतलब नहीं जोड़ा था। कविताएं तब भी थी जब आपके ये वाद नहीं थे, किसी दूसरे वादों के जमाने में भी थी कविताएं ऐसे ही छाती ताने बहती। बहुत से प्रयोग, बहुत से काल पीछे छोड़ते हवा की पीठ पर सवार कविताएं बह रही हैं। दिलों के छू भर जाने के अलावा कोई शर्त नहीं मानती कविताएं अभिव्यक्त होना चाहती हैं बिना भीतर के आपके, बहते रहना चाहती हैं आपकी मुट्ठी में भी। बहुत खूब, बहुत खूब। और बिल्कुल नजरिया आपका सही है कि कविता को किसी वाद या विचार की बैसाखी की जरूरत नहीं होती। मैंने आपसे बातचीत के दौरान में भी चर्चा की थी कि मैं इसी तरीके से चाहता भी हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, आगे बढ़िए। मेरी अगली कविता है कठपुतलियां जी। कठपुतलियां सोचती हैं कि वो सोचती हैं, कठपुतलियां सोचती हैं कि वो सोचती हैं। वे गर्व से धागे में सिले हाथ उठा उठाकर बताती हैं अपने ताजे मशवरे और लिए गए निर्णय, अपनी पसंद और नापसंद। कठपुतलियों को लगता है कि कुछ वाद और कुछ वसूल जो उनके जहन से किताबों के जरिए गुजरे उनके हैं। ये रंगीन कपड़े जो नत्थे हैं कठपुतलियों की देह पर, और ये जो फ्रेंच कट दाढ़ी, उन्हें लगता है कि ये उनकी स्वयं की स्टाइल है। कठपुतलियां घर हो उठती हैं किसी बात पर आग बबूला या भावुक, या फिर कभी अचानक जब वो हो उठती है कभी हाइपर एक्टिव, तो उन्हें लगता है कि ये उनके जज्बात हैं। छींकना खांसना तक तो नहीं होता अपना, उनका अपना। किसी का दिया नाम जो रमेश की जगह अगर रखा होता धर्मेश, तो वो धर्मेश हो जाता। किसी के दिए नाक नक्श, किसी की हैसियत। कठपुतलियों में कोई अगर पैदा होती जाम्बिया या यूथोपिया में, तो वो सोच पाती मुख्तलिफ ढंग से। कठपुतलियां अक्सर जिद्दी हो जाती हैं अपनी शख्सियत के बारे में, थोपे अपने विश्वास। कठपुतलियां अक्सर जिद्दी हो जाती हैं अपने शख्सियत के बारे में, थोपे अपने विश्वास पर, और इस तरह कठपुतलियां कैद रहती हैं अपनी बनाई अनगिनत दीवारों की जेल में। और वे सोचती हैं कि वो सोच पाती हैं बिल्कुल आजादी से अपने दिमाग की मार्फत। कठपुतलियां बन जाती हैं पैटर्न के ढेर। क्या बात है, बहुत खूब। कठपुतलियां बन जाती हैं पैटर्न के ढेर। कभी किसी रोज कोई कठपुतली नहीं सोच पाती कि वो नहीं सोच पाई, और झटके में टूटता है उसका कोई पैटर्न। बस यूं ही बरबस वो गले लगा लेती है अपने किसी शत्रु को माफ करके, और अनजाने में कठपुतली करती है अपना कुछ कठपुतलियत से बाहर आकर। किसी पल कोई कठपुतली आ पाती है अपनी देह के प्रेम और विश्वास से बाहर। देह में मस्तिष्क भी शामिल, याद रहे। किसी सपने को साकार करते तोड़ देती है पैटर्न। कुछ ही पलों में ये वाला कारनामा भी शामिल हो जाता है नए पैटर्न की फेरिस्त में। पर कठपुतली जान ही नहीं पाती कि कुछ लम्हे उसने जिया अपनी बनाई जिंदगी, जीवन से भरा जीवन, जेलों की दीवारों से आजाद होकर। कठपुतली सीख रही है आदमी होना। बहुत खूब। एक्चुअली बहुत ही गहरी कविता है आपकी। मनुष्य बहुत अच्छी कविता है भूपेंद्र, बहुत अच्छी। पुराने दिनों की याद ताजा कर दी तुमने, बहुत अच्छी, जबरदस्त। स्वागत। सुंदर। मनुष्य किस तरह से कृत्रिमता में पूरा बंधा हुआ है और बाह्य के आधार पर जी रहा है। अंतःकरण का कोई स्थान ही नहीं है, मौलिकता की कोई सोचता नहीं। इस मुद्दे को बहुत ही जोरदार तरीके से आपने उठाया। बधाई भूपेंद्र, आगे बढ़े, अभी समय है आपके पास। एक और कविता है बाजार। जान और जिंदगी की पनाह मांगती नस्लें, जान और जिंदगी की पनाह मांगती नस्लें, भागती फिरती दर बदर इंसानियत की दुहाई देती दरिंदों के आगे। हथियारों के बाजार बने देश, हथियारों के इस्तेमाल के खामियाजे भुगतती नस्लें।
बच्चे सीख नहीं पा रहे जख्मी हाथों से नाक पोंछना। गुलाबी उम्र सीखना चाहती है मिसाइल लॉन्चर के साए में प्यार को बचाना। बुजुर्ग बैठे आस में नई पीढ़ी के नए कारनामों के। जवान सीख रहे हैं गोलियां दागना परिवार के बचाव की फिक्र में। माएँ बहनें सहमी हैं घरों में अय्याशी और इस्तेमाल की वस्तु बनने के पहले। एक देश निस्तब्ध है हैवानियत के आगे और विश्व देख रहा है सदी का सबसे रोमांचक खेल। तालियां पीटकर, नारे लगाकर, सीटियां बजाकर हुल्लड़ करते देश। दरिंदे अट्टहास करते घूम रहे गली गली, गोलियां दागते, गोले फेंकते सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी को ही विश्व माने बैठी ब्रेन वॉश्ड मशीनें। इन सब के ऊपर दिखते हैं सर और हाथ। शतरंज की चौपड़ बिछाए बंद कमरों में बढ़ाते अपने प्यादे, हाथी, घोड़े, ऊंट। बहुत अच्छे। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत प्रासंगिक। अभी आज जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, बिल्कुल, है बिल्कुल। मेरे पास समय है हाँ है, 2 मिनट है आपके पास, सुनाइए प्लीज। तो एक कविता है। आज की स्थिति में एक सामान्य आदमी जैसा मैं हूँ वो क्या करे जो है, क्या करोगे तुम इस असमंजस के वक्त में। किसी की भी तरफदारी ना करने को कायरता तो नहीं कहोगे तुम। दोनों तरफ हाड़ कपा देने वाली गुर्राहट, भेड़िए दोनों ओर, नाक ऊपर खींचे, दांत बाहर निकाले, आंखों पर आंखें गड़ाए, नाप रहे हैं भय की मात्रा। भय हवा सी फैली है माहौल में, भीतर बाहर दोनों ओर चारों तरफ। यही भय होगी निर्णायक। इतिहास का भय, भूगोल का भय, मस्तिष्क का भय, भविष्य का भय। बनाएगा भविष्य यही भय। धरती के नक्शों पर पसरे हैं भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और कश्मीर। और तुम्हें फिक्र हो रही है अगले महीने के राशन की, बच्चों के लिए छोड़ी गई दुनिया की। तुम क्या करोगे इस असमंजस के वक्त में, जब किसी की भी तरफदारी ना करने को कायरता मान लेना पक्ष में है दोनों तरफ के भेड़ियों के। और भविष्य के निर्णय पर तुम्हारा कोई सरोकार नहीं माना जाएगा। तुम क्या करोगे? क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शानदार रचनाएं आपकी। एक छोटी सी कविता और मैं सुनाना हाँ, चाहूंगा, हाँ, अगर बिल्कुल, 1 मिनट का समय और मिले। हाँ, छोटी सी सुना दीजिए। एकदम छोटी सी है और सुनाइए, सुनाइए। ये चूंकि मेरी प्यारी बेटी के लिए मैंने लिखी थी जो है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो स्वागत। उसको एक बार मैं सुनाना चाहूंगा जो है। जी। नौकरी लगते ही पापा ने उस शहर में पीजी देख ली बेटी के लिए। वो जो उनके लिए रहने के लिए होता है जो है, हाँ, पेइंग गेस्ट है। हाँ, पेइंग गेस्ट के लिए। नौकरी लगते ही पापा ने उस शहर में पीजी देख ली बेटी के लिए। जैसे चिड़िया धक्का देती है घोंसले से अपने बच्चे को। पापा जानते हैं शहर में भीड़ बहुत है और दुनिया में अपॉर्चुनिटी भी। खो जाने का पूरा चांस भी है खुले आसमान में। पापा को भरोसा है अपने जीन्स, आरएनए, डीएनए की हवा पर। जब ये पंख फड़फड़ा के स्थिर करेगी, स्मूथ उड़ान होगी सवार वो उसी हवा पर सुरक्षित। पापा आश्वस्त हैं अपनी विरासत पर। जानते हैं आम के पेड़ पर आम ही आता है। पापा तैयार करते हैं खुद को। बेटी को करता है आने वाली दुनिया के हवाले। आंसू आंखों के बजाय हलक में उतरता है और आती है फीकी सी मुस्कान होठों पर। बस पापा तैयार है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भूपेन। धन्यवाद। एक बार फिर से धन्यवाद लिखावट मंच का, जिनकी वजह से ये मौका मिला बहुत सालों के बाद अपनी कविताएं इतने लोगों के सामने पढ़ने का। धन्यवाद। हम सबको भी मौका मिला और YouTube पे तो काफी लोग देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेन जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सुनील ओवाल जी को। ओवाल कहते हैं हिंदी में तो, लेकिन मराठी में एक अक्षर है ओवाल, और शायद हिंदी भाषी लोग इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं ज्यादातर लोग। खैर, सुनील जी आपका स्वागत है। आपका जन्म जो है, हाँ नमस्कार सुनील जी। सतारा जिले में आपका जन्म हुआ। वाई एक कस्बा है, और पढ़ाई लिखाई आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी में बीकॉम आपने किया, और मराठी में एमए आपने किया यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नासिक। जैसा कि इग्नू है दिल्ली में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसी तरह से महाराष्ट्र में। और अंधेरी में मैं जब रहने आया तो मैंने देखा एक संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट,
तो मेरे लिए तो कुछ अलग तरह की संस्था दिखी। मैंने बाहर से साइन बोर्ड देखा तो मुझे लगा चलो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी बाकायदा संस्थाएं होती हैं और डिग्रियों की पढ़ाई होती है। मेरे लिए एक नई जानकारी थी, यह करीब 25 साल पहले की बात है। तो इस संस्था से ORG ने जो है स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। BMC में आप ऑडिट ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हैं और जहां तक साहित्यिक योगदान की बात है, आप मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखते हैं और अनेक पत्रिकाओं में और दिवाली अंकों में आपकी मराठी कविताएं छपी हैं। अब मैं दिवाली अंक कह रहा हूं तो यह भी हिंदी भाषी समाज लिखावट के दर्शक पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में है। दिवाली अंक देखिए, महाराष्ट्र में बहुत सी पत्रिकाएं सिर्फ सालाना एक बार छपती हैं दिवाली के मौके पर, और उसको दिवाली अंक या दिवाली अंक कहते हैं। और आप बुक स्टॉल पे जब जाएंगे तो आपको सैकड़ों दिवाली अंक मिलेंगे। हर अखबार का तो दिवाली अंक होता ही है। नवभारत टाइम्स का भी कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, हिंदी अखबार है। लेकिन मराठी अखबारों के निश्चित रूप से आते हैं और बहुत सारे प्रकाशक सिर्फ दिवाली अंक पब्लिश करते हैं। अच्छे खासे मोटे होते हैं, बहुत तरह तरह की रचनाएं, व्यंग्य रचनाएं और कार्टून, ये सब मराठी में कार्टून और व्यंग्य बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा मात्रा में। बाल ठाकरे साहब तो एक कार्टून की पत्रिका निकालते थे जो अभी तक चल रही है, मेरा ख्याल है मार्मिक नाम है उसका। तो आपने ORG, चिंतन दिशा, प्रगतिशील आकल, इन पत्रिकाओं में हिंदी कविताएं आपकी छपी हैं। अनुवाद कार्य भी आपने किया है मराठी से हिंदी में। भीमसेन देठे, अरुण काळे आदि कवियों की कविताओं का आपने हिंदी में अनुवाद किया है और हिंदी से मराठी में भी अनुवाद आपने किया है। डॉक्टर शोभनाथ यादव, इनका एक हिंदी कविता संग्रह प्रतिकार जो था, इस पूरे संग्रह का आपने मराठी में अनुवाद किया है। आप मराठी गजल लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं और कवि सम्मेलन, मुशायरों में लगातार आप भाग लेते हैं, संचालन भी करते हैं और समीक्षाएं आप लिखते हैं गजल की तकनीक पर और दूसरे विषयों पर। आपने मराठी साहित्य अकादमी मुंबई द्वारा प्रकाशित शालोम जो कविता संग्रह छपा था एक विशेष, उसमें आपकी कविता सम्मिलित की गई थी। और एंटीवायरस अभी अभी आपका एक मराठी कविता संग्रह आया है। तृष्णा मोहर, ये गजल संग्रह जो है आपका आने वाला है। और सम्मान की जहां तक बात है, अनेक साहित्यिक संस्थाओं से आपको अनेक प्रकार के अनेक सम्मान मिले हैं। आपकी रुचि जो है नाटक देखने में भी है, ये खास बात है। तो एंटीवायरस नाम रखा आपने, क्यों रखा ORG अपने संग्रह का? संग्रह का एंटीवायरस नाम रखने की वजह और एक कारण यह है जी कि जहां तक हम देखते हैं कि मनुष्य में विकारों की, मतलब कि बहुत सारे मन में विकार होते हैं मनुष्य के, और जी। उस विकारों को खत्म करना है। जैसे कि संगणक में अगर वायरस आता है तो उसे खत्म करने के लिए एंटीवायरस की जरूरत होती है। वैसे मनुष्य के मन में अगर विकारों के भाव निर्माण होते हैं तो उसे खत्म करने के लिए जरूरी है बुद्ध का तत्वज्ञान। तो ये प्रतीकात्मक शब्द योजना है कि एंटीवायरस का मतलब होता है कि बुद्ध का तत्वज्ञान जो अंतिमतः हमें मनुष्य के मन में जितने भी विकार है, मार है, तो उसे खत्म करने के लिए उनके ज्ञान का, तत्वज्ञान का उपयोग होगा, इसलिए एंटीवायरस नाम रखा है। बहुत बढ़िया। और कविता भी एक तरह से अंतःकरण के प्रक्षालन का काम करती है, तो इस तरह से शानदार जी। आपकी ये कहना चाहिए कि मराठी में इसको क्या कहते हैं, विचार सरणी है ना? हाँ। विचारधारा। जी 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 जी। आप गजल लिखते हैं, मुझे सुरेश भट्ट साहब की याद आ रही है, अमरावती से जो थे और बड़े जबरदस्त गजलकार रहे हैं मराठी के। पहाटे पहाटे मला जाग आली तो काफी मशहूर गजल है उनकी। तो आपका कितना, आपके ऊपर कितना प्रभाव है भट्ट साहब का? तो हालांकि भट्ट साहब सबके लिए प्रेरणा है और निश्चित उन्होंने जो गजल की 12 खड़ी लिखी है उसका अनुकरण करते ही सब लोग लिख रहे हैं। मेरे हाँ, उनका ही अनुकरण करते हैं। बिल्कुल। मतलब गजल का जो तंत्र है, जी जी, तंत्र के लिए उनका ही एक माध्यम है कि जो हर एक गजलकार
उनका ही अनुकरण कर रहे हैं। जी जी। ये नाटक देखने में आपकी रुचि है, एक्टिंग वेक्टिंग भी की है आपने? वैसे मराठी में एक्टिंग करने का नाटक की मन जी एक्टिंग करने का मन है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ ऐसा मौका नहीं मिला। मिलेगा। मराठी में देखते नाटक हैं। बहुत होते हैं, लगातार लोग देखते हैं। हाँ और मुंबई पुणे में तो बहुत सारे थिएटरों में डेली नाटक होते हैं, बड़ी हाँ परंपरा यहाँ पे हाँ, गुजराती में भी है। लेकिन हिंदी में नहीं मिलेगा बरोबर, आपको, लेकिन हिंदी में तो नाटक देखना लग्जरी है और कुछ खास शहरों तक हाँ, ही सीमित है। तो जीवन की सुनील आपाधापी जी में समय जी समय नहीं मिला बिल्कुल बिल्कुल। कैसे। हाँ तो सुनील ओआर जी, कविता पाठ शुरू करें। स्वागत है जी आपका। जरूर। जी प्रथमतः मैं आदरणीय मयंक जी, जिन्होंने मेरे अंदर का कवि और कविता जीवंत रखी, उसके लिए मैं उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूं। और लिखावट मंच के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, और मेरी कुछ कविताएं पेश करता हूं। जी स्वागत। पहली कविता का शीर्षक है पीपल का पेड़। मेरी स्मृतियों में बसा हुआ वह पीपल का पेड़, मुझे ठीक से पता नहीं कितने पतझड़ और सावन में खड़ा है अपनी जगह। मेरी स्मृतियों में बसा हुआ वह पीपल का पेड़, मुझे ठीक से पता नहीं कितने पतझड़ और सावन में खड़ा है अपनी जगह। झरते विकसते उसी के पत्तों को देखा है मैंने कई बार। झरते विकसते उसी के पत्तों को देखा है मैंने कई बार। वे और निर्माण के सिद्धांत अनुरूप वो पीपल का पेड़ अधिकतर समृद्ध नजर आता है। वे और निर्माण के सिद्धांत अनुरूप वो पीपल का पेड़ अधिकतर समृद्ध नजर आता है। बच्चों में अभी भी चाहत है उसी की, उतनी ही जितनी हमें बचपन में थी। बहुत बच्चों में अभी भी उसकी चाहत है उतनी ही जितनी हमें बचपन में थी। वे हमेशा की तरह हर्ष और उमंग भरे खेला कूदा करते नजर आते हैं उसी के साये में। अस्थिर और व्याकुल वर्तमान में, अस्थिर और व्याकुल वर्तमान में वो पीपल का पेड़ सुहाने भविष्य के लिए इन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों में खोज रहा है सिद्धार्थ गौतम को। वो पीपल का स्वागत। पेड़ वो पीपल का पेड़ सुहाने भविष्य के लिए इन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों में खोज रहा है सिद्धार्थ गौतम को। वो अपनी जगह पर प्रतीक्षा में खड़ा है। वो अपनी जगह पर प्रतीक्षा में खड़ा है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जबरदस्त। शुक्रिया। दूसरी कविता का शीर्षक है हादसा। कैसे कहूं मैं अब ये मेरा शहर शांतिमय बसंती हवाओं में हरे भरे पत्तों की तरह झूम रहा है। कैसे कहूं मैं अब ये मेरा शहर शांतिमय बसंती हवाओं में हरे भरे पत्तों की तरह झूम रहा है। जहां शादाब गुलिस्ता में गुलों की जगह रखे जाते हैं बम। जहां शादाब गुलिस्ता में गुलों की जगह रखे जाते हैं बम। और हादसे के बाद फिर से होता है एक और आकस्मिक हादसा। और हादसे के बाद फिर से होता है एक और आकस्मिक हादसा। मर जाते हैं या घायल होते हैं किसे पता कितने सारे लोग। क्या बात है, मर वाह। जाते हैं या घायल होते हैं किसे पता कितने सारे लोग। वे विस्फोटों के धमाके घुलाते हैं जहन में डर का जहर। वे विस्फोटों के धमाके घुलाते हैं जहन में डर का जहर। और छा जाता है भय का सन्नाटा चारों ओर। हर रोज भयभीत कदम छोड़ते हैं जब घर। हर रोज भयभीत कदम छोड़ते हैं जब घर। मन में होती है आशंका। मन में होती है आशंका क्या फिर से होगा कोई हादसा। मन में होती है आशंका क्या फिर से होगा कोई हादसा। जो वापस घर न लौटने की बन सकती है वजह। जो क्या बात है। वापस घर बहुत मार। शुक्रिया। जो वापस घर न लौटने की बन सकती है वजह। क्या
नतीजतन फिर से होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंद का ऐलान? क्या नतीजतन फिर से होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंद का ऐलान और मजदूरों की छीनी जाएगी और एक रोज की रोटी? मैं सोचता हूं कि हादसे के पीछे भी छुपा हुआ है कोई हादसा। मैं सोचता हूं क्या हादसे के पीछे भी छुपा हुआ है कोई हादसा, या कोई कर रहा है यह अनचाही किसी मनचाही के लिए, कर रहा है कोई यह अनचाही किसी मनचाही के लिए। क्या बात है, और अनचाही किसी धन्यवाद। मनचाही के लिए, बहुत क्या अच्छा, बात है, बहुत बहुत हाँ, जी आगे बढ़िए। आगे की कविता का शीर्षक है उजियाला होगा ही। हम्म, कविता छोटी छोटी कविता है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। उजियाला होगा ही। यदि तुम मेरी जिंदगी में हम सफर का साया बनकर साथ में रहना चाहते हो, यदि तुम मेरी जिंदगी में हम सफर का साया बनकर साथ में रहना चाहते हो, तो यह अंधियारी रात का छाया हुआ घना अंधेरा मेरी आसपास के फिजाओं में शायद पल भर के लिए ही सही, परंतु घूमता फिरता नजर आएगा। वाह, शायद पल भर के लिए ही सही, परंतु घूमता फिरता नजर आएगा। फिर फिर भी मुझे तुमसे नहीं है कोई भी शिकवा। फिर भी मुझे तुमसे नहीं है कोई भी शिकवा। तुम्हारा अस्तित्व या रात का घना अंधेरा मुझे कभी डरा नहीं सकता। तुम्हारा अस्तित्व या रात का घना अंधेरा मुझे कभी डरा नहीं सकता। उगेगी सूरज की वे सुनहरी किरणें, उगेगी उगेगी सूरज की वे सुनहरी किरणें, और कल यकीनन साथ होगा मेरे उजियाला। बस थोड़ी देर तक ही करना है इंतजार, बस थोड़ी देर तक ही करना है इंतजार। बहुत खूब, बहुत खूब। और सुनाइए, आपके पास है समय अभी तो। हाँ, बहुत जी अच्छा, समय है बहुत ना। अच्छा। जी जी है। हाँ, और एक बहुत ही छोटी कविता। यदि भूख ही न होती, यदि भूख ही न होती, यहाँ जीने की कोशिश कर रहा है इंसान। हक के तौर पर, हक के तौर पाकर जरूरत की रोटी। हम्म, यहाँ जीने की कोशिश कर रहा है इंसान, हक के तौर पाकर जरूरत की रोटी। हर वक्त, और खोज रहा है हर वक्त एक ही जवाब पापी पेट के सवाल का। और खोज रहा है हर वक्त एक ही जवाब पापी पेट के सवाल का। हे इंसान, क्यों नहीं पूछते खुदी से? हे इंसान, क्यों नहीं पूछते खुदी से, अंतर मन की गहराइयों से? अगर भूख ही न होती, अगर भूख ही न होती, तो उसे मिटाने के लिए क्या किसी और के पेट पर लात मारने की जरूरत क्या बात होती? क्या किसी और के पेट पर लात मारने की जरूरत होती? इस है, क्रम बहुत खूब। में एक हम्म, और एक कविता। कितना समय है? 5-6 मिनट है? नहीं 2-3 मिनट सुनाइए, आप सुनाइए। आप अच्छा, 5 मिनट सुना ठीक दीजिए, है। कोई बात नहीं, कुछ सोच हाँ, लीजिए। जी जी। ठीक है। तो एक शीर्षक है सच हम्म, यह है। इस क्रम की 3-3 4-4 लाइनों की कविता है। हम्म, सच यह है कि है संसार में दुख। हम्म, सच यह है कि है संसार में दुख, दुख का कारण भी है, और दुख का निवारण होगा संभव यदि मनुष्य चाहे तो। और दुख का निवारण होगा संभव यदि मनुष्य चाहे तो। दूसरी हम्म, एक छोटी कविता। बहुत खूब। दुख आता है जीवन में राग, लोभ, काम, क्रोध, द्वेष, आसक्ति तथा भय के कारण। दुख आता है जीवन में राग, लोभ, काम, क्रोध, द्वेष, आसक्ति तथा भय के कारण, और व्याकुल बन जाता है इंसान इन्हीं विकारों को लेकर। वो नहीं झांकता कभी अंतर मन की गहराइयों में डुबकी लेकर कि निश्चित ही होगा दुख का निवारण।
वो संग्रहित किए जाता है केवल दुख, दुख और दुख ही जीवन भर। समस्या थी, सच यह है, समस्या थी सरिता रोहिणी के पानी के बंटवारे की। समस्या थी सरिता रोहिणी के पानी के बंटवारे की, और हल में उन्होंने पुकारा युद्ध। और क्या बात, क्या हल बात। में हल में उन्होंने पुकारा युद्ध। उसने असहमति दर्शाते हुए कहा, उसने असहमति दर्शाते हुए कहा, युद्ध नहीं हो सकता कभी भी किसी समस्या का समाधान। युद्ध में तो सुनिश्चित होगी दूसरे युद्ध की ऐलान। युद्ध में तो सुनिश्चित होगी दूसरे युद्ध की ऐलान। विरोध के लिए उन्होंने दिया उसे दंड। विरोध के लिए उन्होंने दिया उसे दंड, और वह राजपुत्र सब कुछ त्याग कर बन गया परिव्राजक। और वह राजपुत्र सब कुछ त्याग कर बन गया परिव्राजक। बहुत बढ़िया, बहुत इसी बढ़िया। क्रम की हाँ, सुनाइए। इसी क्रम की 3-4 लाइनों की कविता है कि जी। संभव है कि टूट सकती है लोहे से मजबूत यह दुख की कारा। वाह, संभव है कि टूट सकती है लोहे से मजबूत यह दुख की कारा, जो बनाती है इंसान को दुर्बल तथा शक्तिहीन। जो बनाती है इंसान को दुर्बल तथा शक्तिहीन। क्यों व्यर्थ ढूंढे इधर उधर दुख के स्तोत्र को। क्यों व्यर्थ ढूंढे इधर उधर दुख के स्तोत्र को। सच यह है कि देखना ही रह गया अंतर्मुख होकर, और सजग चित्त से थोड़ा सा अपने अंदर, सजग चित्त से थोड़ा सा अपने अंदर। और इस वाह। क्रम की अंतिम कविता जी, छोटी है स्वागत। कि कैसे संभव होगा यह, कैसे संभव होगा यह कि उम्र की 29 वर्ष तक उसने कभी न देखा हो बीमारी से पीड़ित रास्ते पर पड़ा हुआ कोई व्यक्ति। हम्म, कैसे संभव होगा यह कि उम्र की 29 वर्ष तक उसने कभी न देखा हो बीमारी से पीड़ित रास्ते पर पड़ा हुआ कोई व्यक्ति, बुढ़ापे से व्याकुल जर्जर शरीर या किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा को। और यह पहली बार देखकर तुरंत निकल पड़ा वह राज्य को त्याग कर। और यह पहली बार देखकर तुरंत निकल पड़ा वह राज्य को त्याग कर। क्या सचमुच वह संतप्त हुआ था इन्हीं बातों को लेकर? क्या सचमुच वह संतप्त हुआ था इन्हीं बातों को लेकर? नहीं, कदापि नहीं। सच यह है कि जागृत हुई उसके मन में संसार के जीवों के प्रति अपार करुणा। सच यह है कि जागृत हुई उसके मन में संसार के जीवों के प्रति अपार करुणा। अतएव वह निकल पड़ा उत्तर के जनपदों पर ढूंढने दुख का कारण और निवारण भी। ढूंढने निकला दुख का कारण और निवारण भी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, बहुत सुंदर। क्या और स्थिति समय है? नहीं, समय तो हो गया है हाँ सुनील। ठीक है, ओके ओके, बहुत शुक्रिया शानदार प्रस्तुति शुक्रिया, रही आपकी। और धन्यवाद। देखिए कि आज की जो गोष्ठी है, इसका समापन बुद्ध के संदेश के साथ हो रहा है। और संयोग से पिछले रविवार को जो कार्यक्रम हुआ था, उसकी समाप्ति पर रमेश मिलन जी ने एक गीत सुनाया था, जो कि गीता के कर्म योग का संदेश उस गीत के माध्यम से उन्होंने दिया था। तो मनपूर्वक आभार सुनील ओवाळ जी, आपण आला तिथे लिखावटच्या मंचावर। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। आभार मराठी आपके प्रति। बहुत बहुत आभार सुनील जी। तो ये थी आज की हमारी प्रस्तुति, लिखावट मंच पर कविता मुंबई श्रृंखला की 13वीं कड़ी, जिसमें भाग लेने वाले सभी कवियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ एक बार और मैं एक छोटी सी संक्षिप्त टिप्पणी के लिए मयंक जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मयंक सर।
धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी और मिथिलेश जी अक्सर कहा करते हैं कि अच्छी कविता से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, और मेरा भी यही मानना है। कविता मनुष्य के गाढ़े दिनों में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, और अगर कविता को वाकई हृदय से हम लिखते हैं, सोचते हैं और सामाजिक जो विडंबनाएं हैं उनसे टकराते हैं, तो कविता हमें आश्वस्त करती है। आज तीनों कवियों ने इतनी खूबसूरत कविताएं पढ़ी, मुझे बेहद खुशी हुई एक भूपेंद्र को सुनते हुए। मैंने 86 में चिंतन दिशा शुरू किया था, जोगेश्वरी में एक छोटी सी जगह में। उन दिनों 3-4 युवा कवियों ने बेहद प्रभावित किया था मुझे, उनमें भूपेंद्र एक थे। एक इन्हीं के मित्र थे, इन दिनों शायद वो छत्तीसगढ़ में कहीं है, भूपेंद्र बताएंगे कहाँ है, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में कहीं है वो। एक सिंधी लड़का था, आजकल कहाँ है पता नहीं। तीनों की कविताएं मैंने चिंतन दिशा में छापी, और बड़ी उम्मीद थी कि मुंबई के भविष्य की कविताएं ये तीनों लिखेंगे और भावी कवि होंगे। लेकिन समय के चक्कर में भूपेंद्र, चूँकि एक व्यवसायिक घराने के थे, हालांकि इनकी पृष्ठभूमि का मुझे पता था। डॉक्टर अजय तिवारी मेरे मित्र हैं, दिल्ली वाले, बहुत बड़े समीक्षक हैं, जनवादी लेखक संघ के एक तरह से पुरोधा रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, और बहुत ही सक्रिय दिल्ली के व्यक्तियों में से हैं। पिछले दिनों मुंबई आए, इन्हीं के परिवार में एक शादी थी, और मैंने चिंतन दिशा के दफ्तर में उनको बुलाया, उनका एक वक्तव्य रखा, और वहाँ भूपेंद्र जी उनके साथ आए। मैंने इनसे कहा, यार इतनी अच्छी कविताएं तुम लिख रहे थे और कहाँ गायब हो गए? बिजनेस ठीक है, करते रहो, हम लोग भी नौकरी करते रहे हैं, जीवन भर नौकरी किए हैं, लेकिन कविता तो अपने को आत्मिक आनंद देती है, कविता हमें संस्कारिक करती है, कविता हमें कलेक्टिव जीवन जीने के लिए विवश करती है। तो तुम फिर से लिखो। पिछले दिनों मैंने फेसबुक पर इनकी कुछ कविताएं फिर से पढ़ी, तो मेरे मन में आया क्यों ना कि इनसे टोका जाए, और लिखावट ने मुंबई को फिर से जागृत किया है। तो प्रशांत जी को मैंने इनका नाम दिया और इनसे कहा भी कि अगर उन्होंने आपको आमंत्रित करते हैं तो आप पढ़ें ज़रूर। तो मुझे बेहद खुशी है भूपेंद्र ने अपने उसी रंग को दोबारा प्रस्तुत किया है, मैं स्वागत करता हूँ। भारती श्रीवास्तव जी से मेरा बहुत, हालांकि व्यक्तिगत शायद अभी भी हम कभी मिले नहीं हैं, मेरे एक मित्र ने इनके बारे में बताया, और इनका पिछला संग्रह जब आया तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मुंबई में जो नए लोग हैं और नए ढंग से लिख रहे हैं, उनमें भारती जी एक हैं। बड़ी खूबसूरत कविताएं भारती जी ने, करीब 6, 3, 9, 10 कविताएं पढ़ी, उनमें इनके किसान जीवन की, कभी कभी फेसबुक पर भी डालती हैं, अपने बालकनी में उगाए टमाटर पर या मिर्चे पर या कुछ पढ़ती रहती है। तो मुझे लगता है कि आदमी के अंदर अगर कुछ बचा रहता है, उसकी अपनापन, तो जाहिर है कि वो कवि अवश्य होगा, कहीं ना कहीं से उसके अंदर में कविता के बीज रहते हैं, तभी तो इस तरह से करता है। इनका संग्रह आया और मुझे खुशी हुई कि उस संग्रह को नामदेव पुरस्कार से सम्मानित किया सरकार ने। तो मैं आज की कविताएं सुनकर भारती जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अस्वस्थ हो गया हूँ अचानक, नहीं तो एक केंद्र भी हमने शुरू किया था। और शुरुआती दिनों से ही मेरे मन में मिथिलेश जी जिस तरह से कविता के प्रति समर्पित हैं, मुंबई में मेरा मानना रहा है कि कविता कर्म भी अकेले नहीं हो सकता, कलेक्टिव काम है। हर व्यक्ति को अपने आसपास अगर कोई ऊर्जा है, कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिनमें संभावना बनती है, तो उन्हें कविता से जोड़ना चाहिए। बड़ी खूबसूरत कविताएं भारती ने, विशेष रूप से आटे में जहाँ वो उतारती हैं सूरज को या उकेरती हैं रंग बिरंगे, उसमें गजब के प्रयोग हैं इनकी कविताओं में। तमाम कविताओं में अच्छी कविताएं इन्होंने पढ़ी। सुनील जी का मेरा दफ्तरी संबंध रहा है, मैं भी प्रशांत जी इंजीनियरिंग यूनिट में था बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वाटर डिपार्टमेंट में। सुनील जी ऑडिट करने आते थे, और मुझे सौभाग्य मिला है कि कविता कर्म करने के नाते नगर पालिका में मेरी बड़ी ख्याति रही है। कभी कभी कमिश्नर अचानक मुझे बुलाते थे तो मैं डरता था कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। नौकरी, चूंकि नौकरी पेशा था, पता लगा कि कोई चीफ इंजीनियर रिटायर हो रहा है, कोई डीएमसी रिटायर हो रहा है, वो मेरा वक्तव्य चाहते हैं, वो चाहते हैं कि, मैंने कहा सर आपको कैसे पता कि मैं कविताएं लिखता हूँ? बोले नहीं, तुम्हारे सारे कार्यों की मुझे जानकारी है। तो उस दौरान कामकाजी दुनिया से सुनील जी से मेरा संबंध हुआ। ये ऑडिट में थे और मैं इंजीनियरिंग यूनिट में था, तो अक्सर आया करते थे दफ्तर में। आप इनकी कविताओं का ऑडिट कर रहे थे?
जी, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर एक अजीब सी जीवंतता है। मैंने मराठी की दलित कविता और दलित पैंथर के मूवमेंट से मेरा वास्ता रहा है, चूँकि मैं 71 से बम्बई में था। दलित पवार का वलूथ उपन्यास मैंने पढ़ा था, मेरे मित्र डॉक्टर दामोदर खड़से ने हिंदी में उसका अनुवाद किया था, अछूत। मैं इतना प्रभावित हुआ था, मैं समझता था कि हमारे पूर्वी भारत में ही दलितों के प्रति वो घृणा और नफरत और वो बीज है छुआछूत का। लेकिन महाराष्ट्र में जब उनका बलूत मैंने पढ़ा, उसका हिंदी अनुवाद, तो मुझे लगा कि महाराष्ट्र को हम बहुत प्रगतिशील मानते रहे हैं पहले से, पढ़ा लिखा अब है, अब बहुत प्रगतिशील भी है, बहुत सारे आंदोलनों ने महाराष्ट्र को चरम शीर्ष पर पहुंचाया, लेकिन उस दौरान वहाँ भी बहुत छुआछूत थी। तो मैंने देखा ये व्यक्ति इतना जीवंतता के साथ अपना काम भी करता है और कविता में, साहित्य में, वक्तव्य में रुचि रखता है। तो मैंने एक दिन पूछा, तो ये बोले मैं कविताएं लिखता हूँ, पढ़ता भी हूँ। तो मुझे बड़ी संभावना दिखी और मैंने इनके साथ इंटरेक्शन शुरू किया और आज बेहद खुशी है कि सुनील जी ने इनको छापा भी मैंने चिंतन दिशा में, इनकी अच्छी कविताएं भी इन्होंने पढ़ी। अनुवाद तो सोमनाथ जी की पुस्तक का कर चुके थे, हमारी भी कई कविताओं का इन्होंने मराठी में अनुवाद किया है। कई जो अच्छी कविताएं मुझे हिंदी की चाहे किसी की भी हों, मैं इनके पास भेज देता हूं कि अगर संभव हो तो मराठी में अनुवाद करो और मराठी अंकों में भी प्रकाशित कराओ। तो लिखावट जो कार्य कर रहा है इस तरह से, एक तरह से हमारा भी विस्तार हो रहा है लिखावट में, मुंबई की कविता का भी विस्तार हो रहा है। अगर लिखावट ने शुरुआत न की होती तो शायद प्रशांत जी से भी मेरी मुलाकात ना होती। ये इंजीनियरिंग के आदमी थे और बाहर कविता के क्षेत्र में जुड़े थे, लेकिन मैं इनसे नहीं परिचित था। ये मेरा दुर्भाग्य रहा है, लेकिन इतना जीवन उस फील्ड का और कविता को इतनी गंभीरता से लेने वाला व्यक्ति है। हम आपका निश्चित रूप से सर आभारी हैं, लिखावट का भी, मिथिलेश जी का भी, और आप सब कवियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आप कविता के क्रम को छोड़े न। कविता हमारा अंतिम हथियार है, हमें प्रोत्साहित करता है। हम अब कविता के बहाने दूसरों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। जलद जी और कौशल किशोर जी तो प्रेरणा स्रोत हैं। आज से शायद बांदा की भी कविता शुरू रही, मौका मिलेगा तो मैं जुड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। आज शाम को 5 बजे। स्वच्छता ने बहुत नुकसान किया है, लेकिन इस कविता ने मुझे वाकई बचा दिया है। लिखावट के इस मंच ने मुझे डॉक्टरों ने दिया ही है, कविता के बहाने एक पुनर्जीवन भी मिला है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, स्वागत है आपका। स्वागत। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय मयंक जी। अब